Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 17th of August 2022। 17 अगस्त 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। पूरा अच्छे से इत्मीनान से अपन देखेंगे, कोई ऐसी जल्दी नहीं है, और बहुत अच्छे से एक एक चीज़ समझेंगे जो भी इंपॉर्टेंट आया है आज के न्यूज़पेपर में और जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहना। जो भी मैं क्वेश्चंस देता हूँ एटलीस्ट आप एक काम कर सकते हैं कि नोट्स बना सकते हैं और वहाँ पे इसको लिख सकते हैं सेपरेटली इन क्वेश्चंस को। ठीक है ना। पहला सवाल है, जैसे आज फुटलूज इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग है। पहला सवाल है फुटलूज इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स, आपको बताना कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है फुटलूज इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लेसेस। ठीक है ना। सेकंड स्टेटमेंट कहता है दे लार्जली डिपेंड ऑन कंपोनेंट्स पार्ट्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर। तीसरा कह रहा है दीज इंडस्ट्रीज आर जनरली नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्रॉबैक्स ऑफ कोल फाउंड इन इंडिया। इनमें से कौन से ड्रॉबैक्स हैं इंडियन कोल के। पहला है हाई ऐश कंटेंट, दूसरा है लो कैलोरीफिक वैल्यू, तीसरा है मेजॉरिटी ऑफ द रिजर्व आर लिग्नाइट टाइप। ठीक है ना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग इंडियन कोल और क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ बिलोंग टू क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ इन एन इकोनॉमी। तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के अंदर कौन सी आती हैं। ये 3 एक्टिविटीज़ लिखी हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड तीसरा है मेडिकल टूरिज्म। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी आपकी क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ हैं। आंसर्स मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, लेकिन आई होप कि आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे क्वेश्चन को। पहला सवाल मैंने पूछा आपसे फुटलूज इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग। तो देखो फुटलूज इंडस्ट्रीज पहला स्टेटमेंट लिखा है कि वाइड लोकेशंस में, बिल्कुल सही है। they are depending upon components which are found everywhere, ये भी बिल्कुल सही है। and they are non polluting, generally देखो generally लिख दिया, ऐसा नहीं लिखा है कि they are totally non polluting, they are generally non polluting, तो ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, ए बी सी तीनों स्टेटमेंट सही है। डी विल बी द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन कोल। पहला लिखा है हाई ऐश कंटेंट, यस ये एक ड्रॉबैक है इंडियन कोल का। दूसरा है लो कैलोरीफिक वैल्यू, यस ये भी है। मेजॉरिटी ऑफ रिजर्व्स आर लिग्नाइट, नहीं लिग्नाइट हमारे यहाँ नहीं है। आपके लिए सवाल एक अलग से मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा कंटेंट, कौन सा कोल हमारे इंडिया में पाया जाता है। लिग्नाइट नहीं पाया जाता मैक्सिमम। ठीक है ना। तो 1 2 विल बी द आंसर, यानी कि बी विल बी द आंसर फॉर दिस। एंड तीसरा सवाल मैंने पूछा था कि क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत कौन सा आता है। देखो क्वाटरनरी जो सेक्टर है ना, वो नॉलेज या नॉलेज के एप्लीकेशन बेस्ड सेक्टर्स होते हैं, नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एकेडमिक सेक्टर्स है ना, जैसे एकेडमिक वाले सेक्टर्स हैं, नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स हैं, वो आपके इसी के अंदर आते हैं, क्वाटरनरी के अंदर आते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, ये भी नॉलेज इंफॉर्मेशन से ही संबंधित है। तो याद रखिएगा इंफॉर्मेशन नॉलेज, दिस इज द क्रक्स ऑफ योर सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर। ठीक है ना। तीसरा लेकिन लिखा है यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म, तो ये तो टेरिशरी सेक्टर का ही पार्ट है, सर्विस सेक्टर का पार्ट है, इसलिए तीसरा नहीं होगा। 1 and 2 विल बी द आंसर। ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे अगला जो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है वो लिख लीजिएगा आप लोग। एग्जामाइन द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सॉल्विंग द सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री। आपको बताना है कि क्या रोल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन सॉल्विंग द सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ दिस कंट्री। भारत की सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को सॉल्व करने में क्या रोल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। सो दिस इज अ वेरी गुड मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप आप आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, कुछ पॉइंट्स तो एटलीस्ट देंगे। चलो आप में से जो सबसे अच्छा आंसर लिखेगा कल मैं उसका नाम ज़रूर बताऊंगा, तो आप लोग अटेम्प्ट करिएगा अपनी तरफ से। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं सीसैट क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो अब थोड़ा बड़ा सवाल है, देखो सीसैट क्वेश्चन ऑफ द डे। नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड and supported his campaign strategy agreed for alliance with party Y, but some of them had friends in party Y। अब ये स्टेटमेंट पढ़ लो। पार्टी एक्स के जो सपोर्टर, ऐसे सपोर्टर जो जानते थे जेड को एंड सपोर्ट करते थे उसकी कैंपेन स्ट्रेटजी को, उनमें से किसी ने भी अलायंस नहीं बनाया पार्टी वाई के साथ।
हालांकि जो इसके सपोर्टर्स थे इनिशियली उनके कुछ फ्रेंड्स वाई में भी थे। तो अब आपको बताना है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगा ही होगा। तो ए लिखा है सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी वाई डिड नॉट एग्री फॉर द अलायंस विद पार्टी एक्स। बी लिखा है देयर इज एटलीस्ट वन सपोर्टर ऑफ पार्टी वाई हु न्यू सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स एज अ फ्रेंड। तीसरा है नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जेड्स कैंपेन स्ट्रैटेजी। एंड डी है नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड। अब ये देखो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान, मैं लिटरली बता रहा हूँ बहुत आसान, मैंने आपको एकदम एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। आई होप आप लोग इसका आंसर जरूर करेंगे, नहीं बना तो मेरे से पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ एनालिसिस की तरफ। न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी 2023 का हमने फुल कोर्स स्टार्ट किया है प्रीलिम्स के लिए, और उसमें 4 सब्जेक्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें से इंडियन ज्योग्राफी, एंशिएंट इंडिया, पॉलिटी और आपका इकोनॉमी शुरू हो चुका है। और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए या फिर आपकी कोई समस्या सवाल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है और ईमेल आईडी है, तो आप वहाँ पर ज़रूर बताएं। और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेक्चर्स अवेलेबल हैं पूरे रिकॉर्डेड फॉर्म में। स्टार्ट करते हैं न्यूज़ एनालिसिस। पहली, चाइनीज़ ट्रैकिंग वेसल रीचेज श्रीलंकन पोर्ट। अब चाइनीज़ एक ट्रैकिंग वेसल है जिसका नाम है युआन वैंग 5, युआन वैंग 5, और वो रीच कर गया है कहाँ पे, आपका हम्बनटोटा पोर्ट जो है, हम्बनटोटा पोर्ट पे वो जाके पहुंच चुका है। अब देखो इंडिया ने पहले भी इसमें काफ़ी एलिगेशंस लगाए थे इसके लिए अगेंस्ट, कहा था कि भाई ऐसा मत करो, ये हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए सही नहीं है। बट ऑब्वियसली श्रीलंका बिंग श्रीलंका दिखा तो देगा ही कि वो क्या है ना, तो इसलिए उसने वही किया जो फाइनली उसने अलाउ कर दिया और कहा कि हमको कोई वैलिड रीज़न नहीं मिला इंडिया की तरफ से कि क्यों हम इसको ना आने दें, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी डिडंट स्टॉप योर चाइनीज़ वेसल युआन वैंग 5, ठीक है ना। अब ये पोर्ट मैं एक बार फिर से, मैंने कल भी दिखाया था हालांकि आपको, लेकिन अगर फिर से आपको मैप दिखा दूँ, ये श्रीलंकन पोर्ट्स का मैप है, एक बार आप देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। तो देखो एक इंडिया से भी रिलेटेड पोर्ट है, ये पोर्ट ऑफ ट्रिंकोमली। देखो इसके ऐसे साइड्स याद रखना, जैसे ये आपका ट्रिंकोमली, ऑलिविल, ये जो पोर्ट्स हैं ये पूरा आपका कहना चाहिए ईस्टर्न साइड पे है। पोर्ट ऑफ कोलंबो आपका वेस्टर्न साइड में है, पोर्ट ऑफ गाले आपका वेस्टर्न साइड में है, पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा आपका सदर्न साइड पे है, ठीक है ना। तो क्या होता है कई बार यूपीएससी से पूछ लेते हैं, जैसे पोर्ट ऑफ ट्रिंकोमली इज सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ श्रीलंका लिख देगा, है ना, तो वो गलत हो जाएगा, है ना, एंड लिख देगा पोर्ट ऑफ कोलंबो सिचुएटेड ऑन द ईस्ट ऑफ श्रीलंका। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना है। तो आई होप आपको ये जो मैप मैं दिखाता हूँ, और मैं क्वेश्चंस भी आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको बिल्कुल पता रहे कि एग्जैक्टली क्या पूछ सकता है यूपीएससी, है ना। तो ये प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर। नहीं तो यूपीएससी तो ये भी कर सकता है कि वो जस्ट आपको ये सब मैप बना करके दे देगा और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देगा, बोलेगा ये कौन सा पोर्ट है, पोर्ट ऑफ ट्रिंकोमली, ऑलिविल, हम्बनटोटा या गाले। तो अब फिर क्या करोगे, है ना। तो मेक श्योर यू आर रेडी फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस। आगे मूव करते हैं यहाँ पे। फीफा सस्पेंड्स इंडिया, सेंटर अप्रोचेस सुप्रीम कोर्ट। अब फीफा ने इंडिया को यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। नाउ फीफा है सस्पेंडेड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, या फिर कहना चाहिए इंडिया को ही एक तरीके से सस्पेंड कर दिया है। तो इससे दिक्कत क्या होगी, इससे दिक्कत होगी कोई भी इंडियन टीम, कोई भी चाहे टीम हो इंडिया की, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है किसी भी तरीके के आपके फीफा के इवेंट में, ना ही फीफा का कोई इवेंट जो है वो इंडिया में होगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी कारण से जो आपका अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप अक्टूबर में होने वाला था, है ना, इंडिया होस्ट करने वाला था अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप, वो होने की संभावनाएं अब कम रख रही है, ठीक है ना। फीफा याद रखेगा एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है ना। ये मतलब गवर्निंग बॉडी ना केवल फुटबॉल की है बल्कि बीच फुटबॉल की और फुटसाल, 3 चीज़ें होती हैं, फुटबॉल, बीच फुटबॉल और फुटसाल। फुटसाल आपने देखा कभी, वो ग्राउंड पे नहीं होता, ऐसे चिकने सरफेस पे होता है, जैसे चिकना सरफेस होता है ना, जैसे बहुत चिकना सा सरफेस हो, उसको फुटसाल बोलते हैं। होता फुटबॉल जैसा ही है लेकिन वो बहुत ही चिकने सरफेस में, मतलब वुडन फ्लोरिंग पे होता है, और फुटसाल बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। तो फीफा जो है तीनों की ही गवर्निंग बॉडी है, एंड बेसिकली इसका कहना चाहिए जो फॉर्मेशन है वो 1904 में होता है। 1904 में फीफा का फाउंडेशन हुआ था, फीफा का, है ना, फेडरेशन इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, फेडरेशन इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एंड इसका फाउंडेशन जो है वो पेरिस फ्रांस में हुआ था, और हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिक में है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। तो फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है, फाउंडेशन इसका 1904 में हुआ था फ्रांस में, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया को एक तरीके से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इन्होंने हटा दिया। नाउ द मैटर हैज़ वेंट इनटू द सुप्रीम कोर्ट, देखते हैं क्या करते हैं, क्या होता है आगे, बट अभी तक याद रखेगा। अफ्रीकन चीता स्टिल स्टक इन ट्रांजिट। अब यहाँ पे अफ्रीकन चीता इज स्टिल स्टक इन ट्रांजिट बात चल रही है। हमको आप सबको पता है कि नामीबिया से हम साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से अफ्रीकन चीता लाने की फिराक में है। देखो पहले तो एक चीज़ बता दूं कि चीता एकमात्र ऐसा मैमल है इंडिया का जो इंडिया में पहले पाया जाता था, बट नाउ इट हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट, है ना। 1952 में ये एक्सटिंक्ट हो गया, 1952 में एक्सटिंक्ट हो गया। और एशियन चीता जो है, एशियन चीता, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, एशियन चीता केवल और केवल आपका ईरान में पाया जाता है। ओनली ईरान इज द प्लेस वेयर एशियन चीता इज फाउंडेड, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। अभी हम जो चीता ला रहे हैं वो अफ्रीकन चीता है, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट यहाँ पे करिएगा कि व्हाट वी आर टेकिंग फ्रॉम अफ्रीका इज अफ्रीकन चीता, एंड अफ्रीकन चीता इज वल्नरेबल। अफ्रीकन चीता आपका वल्नरेबल कैटेगरी का है। और व्हाट वी मतलब जो एशियन चीता है दैट इज एक्सटिंक्ट एक्चुअली, एशियन चीता इज एक्सटिंक्ट एक्चुअली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा और मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो अफ्रीकन चीता है कूनो पालपुर फॉरेस्ट रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, कूनो पालपुर, वहाँ पे लाया जाएगा। और इसके पहले एशियाटिक लॉयन भी हम लाने वाले थे, बट अब ये होगा कि अफ्रीकन चीता के आने के बाद एशियाटिक लॉयन हम गिर से लाएंगे, बट गिर ने गुजरात में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। देखते हैं आगे ला पाते हैं कि नहीं ला पाते, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो एशियन चीता इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एशियन चीता जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और केवल वो ईरान में पाया जाता है। अफ्रीकन चीता इज वल्नरेबल, ठीक है ना, अफ्रीकन चीता इज वल्नरेबल। तो लेट मी शो यू सम डिफरेंसेस आल्सो। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, अफ्रीकन चीता के आगे जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है, एशियाटिक चीता के आगे जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइट्स यानी कि जो आपका ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के इलीगल ट्रेड को रोकता है साइट्स एग्रीमेंट, उसमें अपेंडिक्स 1 में ही आता है दोनों, चाहे वो एशियाटिक चीता हो चाहे वो अफ्रीकन चीता हो, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अगर मैं हैबिटेट की बात करूँ तो एशियाटिक चीता केवल और केवल आपका ईरान में पाया जाता है, देखो लिखा है ओनली इन ईरान। और इसका हैबिटेट आपका अफ्रीकन चीता तो लगभग वाइल्ड में काफ़ी प्रेजेंट है, 6500 to 7000 के नंबर में है, ठीक है ना। फिजिकल अपीयरेंस में बताऊं तो बिगर आपकी साइज में कौन होता है, तो अफ्रीकन चीता इज मच बिगर एज कंपेयर टू एशियाटिक चीता, एंड एशियाटिक चीता इज स्मॉलर एंड पेलर देन द अफ्रीकन चीता, ठीक है ना। मोर फर हालांकि ज़्यादा फर होता है एशियन चीता में, एशियाटिक चीता में, और स्मॉलर हेड एंड लॉन्गर नेक। तो ये आपको डिफरेंसेस ज़रूर याद रखने जो मैंने आपको बताए। आई होप आप इनको याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस देखो पूछे जा सकते हैं और ऐसा ही क्वेश्चन वो इम्प्रोवाइज करेगा, है ना। तो यू ऑल्सो हैव टू इम्प्रोवाइज सम टाइम, है ना। जब आप कोई न्यूज़ पढ़ते हो ना तो ये थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन हमको लेना पड़ता है कि कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आइटम एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो कि आज न्यूज़ में है और हमको जानना ज़रूरी है। तो आगे मूव करते हैं यहाँ पे। ये इस पागल को जानते हो कि नहीं जानते, बॉबी कटारिया नामक एक मूर्ख को, जिसने स्पाइस जेट में बैठ करके एक वीडियो अपलोड कर दिया था अभी कि वो किस तरीके से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था पब्लिकली। सो ही इज़ अ इडियट। एंड FIR जो लॉन्च हुई है सेक्शन 3(1)(c ऑफ द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट। तो ये एक एक्ट जरूर मैं आपको बताना चाहता था कि आपका एक एक्ट है जिसको सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट बोलते हैं। तो सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट के सेक्शन 3(1)(c है ना, उसके अंतर्गत ये एक बेवकूफ़ आदमी ने किया है। तो ठीक है, एनीवेज पता नहीं लोग इतने मूर्ख कैसे हो जाते हैं, मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए वो एग्री कर जाते हैं या सोच लो उनके दिमाग में आ जाता है कि हाँ यार ऐसा कुछ बेवकूफ़ाना हमको करना है ना। कभी कभी लगता है ना कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एडिटोरियल 1 में आते हैं। देखो एडिटोरियल 1 जो है वो स्टेपिंग बैक फ्रॉम एन इकोलॉजिकल अबिस। अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड किस तरीके से वो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो एक्सासर्बेट यानी कि बढ़ रही हैं, है ना। तो सबसे पहले नीति आयोग का डेटा देख लेते हैं। 600 मिलियन लोग ऐसे हैं, 600 मिलियन पीपल इन इंडिया फेस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। इंडिया में अभी भी 600 मिलियन ऐसे लोग हैं जो
एनवायरनमेंट बिहाइंड, यू आर इन्वेस्टिंग अपॉन द डेवलपमेंट बट यू आर लीविंग द एनवायरनमेंट बिहाइंड। और मैंने पहले भी कहा था, कई बार कहा है कि देखो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट साथ साथ होना चाहिए, सस्टेनेबल मैनर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो लोग मैंने अपने यूपीएससी जो कोर्स था उसमें भी बताया था आप लोगों को कि डेवलपमेंट की बहुत सारी अप्रोचेस होती है, उसमें से एक अप्रोच होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। तो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच लेके चलना है ना, हमने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच लेके चलना है, दोनों को बराबर तवज्जो देनी है, दोनों को बराबर इसमें एक बैलेंस बना करके चलना है ना। ये यहाँ पे ऑथर ने भी वही लिखा, यू हैव टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब वही है, जो बिगेस्ट चैलेंज इंडिया का है वो ये है कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को आगे की जनरेशंस के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने और प्रॉब्लम्स बताई, जैसे कि माइनिंग प्रोजेक्ट्स। आप देखें माइनिंग प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा मतलब परमिशन दी जाती है। माइनिंग प्रोजेक्ट्स ना केवल फॉरेस्ट में इंटर कर चुके हैं, बल्कि जो आदिवासी और जो इस तरह के ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इंटर कर चुके हैं, और इतना ज़्यादा इंटर कर चुके हैं कि हमको उनको जो आदिवासी और हमारे जो ट्राइबल लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत पड़ रही है बिकॉज ऑफ दैट एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं साफ समझ में आता है कि गवर्नमेंट की प्रियोरिटी क्या है, और गवर्नमेंट की प्रियोरिटी ही जब ये रहेगी तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से आपको नुकसान तो देखने को मिलेगा ही। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि which are a major problem here ना। तो I hope you got clarity regarding that as well, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑथर ने आपको सजेशंस भी दिए हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो देयर आर सर्टेन सजेशंस व्हिच हैव बीन गिवन बाय द ऑथर इन दिस है ना। तो ऑथर ने सजेशन के रूप में देखो कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि सबसे बड़ा हम क्या कर सकते हैं कि वी हैव टू इन्वॉल्व द लोकल पीपल। तो लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करने का सोल्यूशन है कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट होना चाहिए, कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। और इंस्टेड ऑफ मेगा कॉरपोरेशंस आपको कोऑपरेटिव्स की ज़रूरत है। आप जब एमएनसीज आते हैं या बड़े बड़े कंपनीज, उनकी जगह आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। फार्मिंग भी आपको करो तो कम्युनिटी फार्मिंग का एक कंसेप्ट आप डेवलप कर सकते हो। कम्युनिटी फार्मिंग मतलब अलग अलग लैंड्स में अलग अलग लोग ना करके एक साथ एक पैच ऑफ लैंड में कुछ लोग मिल करके करें, ठीक है ना। और जैसे आपके हैंडलूम वीवर्स हैं कच्छ गुजरात में, दे हैव शोड हाउ डिग्निफाइड क्रिएटिव लाइवलीहुड कैन बी रिवाइव्ड बेस्ड अपॉन ऑर्गेनिक कॉटन। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक कॉटन, ये सारी चीज़ों की ऑथर ने बात की है कि किस तरीके से आप ये सब यूज़ करके इस फील्ड में आप ज़्यादा बढ़ सकते हो। कम्युनिटी लेड इको टूरिज्म, कम्युनिटी लेड इको टूरिज्म, जैसे कि आप होटल्स और ये सब ना बनाओ, आप क्या करो होम स्टेज का यूज़ करो ना। जैसे कि अब आपने क्या किया, देखो मैं अभी रिसेंटली नैनीताल गया था, सपोज नहीं मतलब मैं तो गया था। तो नैनीताल में मैंने एक चीज़ देखा कि वो इतना ज़्यादा अच्छा एरिया है, वैसे हो सकता है इतना ज़्यादा अच्छा एरिया हो सकता है कि वहाँ पे मतलब प्योर आप नेचुरली रह सकते थे, लेकिन वहाँ पे इतने सारे रिजॉर्ट्स बना दिए, इतने सारे होटल्स बना दिए, वो भी इतने ज़्यादा टफ टेरेन में बनाया है, और वो इतना ज़्यादा वल्नरेबल है, इतना ज़्यादा, मतलब ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि हाउ ह्यूमंस हैव डिस्ट्रॉयड ऑल दिस थिंग। अब देखो जो लोग वहाँ रह रहे हैं, आप क्या कर सकते थे कि वहाँ पे होम स्टेज की मदद ले सकते थे, मतलब वहाँ जो लोग रह रहे हैं वहीं के उन्हीं के घरों में आप यूज़ करके उनको थोड़ा सा आप रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता, और दूसरा वो भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद मतलब ये, लेकिन आपने वो चीज़ की नहीं, आपने वहाँ पे सिर्फ रिजॉर्ट और ये सब बना के रख दिए, एंड दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बताई है कि क्या कर सकते थे आप कम्युनिटी लेड इको टूरिज्म को प्रमोट करो, कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज़ में आप कम्युनिटी का वो देखो, और ये सारी चीज़ें आप करो, ठीक है ना। तो आई होप ये सब आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड एक जो बैलेंस है, सारी सोसाइटी, सारे स्टेक होल्डर्स को आपको मिला के चलना चाहिए। ऑल स्टेक होल्डर्स शुड वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू डेवलप द एनवायरनमेंट एज वेल एज डेवलपमेंट। तो ये एक इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। बहुत अच्छी ड्राइंग बन गई यार। तो ये तभी होता है अच्छे से जब आपका कहना चाहिए कि सारे स्टेक होल्डर्स मिल करके काम करते हैं, और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाई पॉइंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब ये आज का जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसके ऊपर ये आंसर है। ऑथर ने कहा कि देखो जब हम आज़ाद हुए थे तो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में थे, वर्ल्ड की जीडीपी का 2% हम कर रहे थे, पुअर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा थे, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, और ऐसे में क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाए डेवलपमेंट की, क्या किया जाए, वो बहुत किसी को समझ में आ नहीं रहा था। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे टाइम में हमारे जो एक सेवियर के रूप में आई, और ऑथर ने कहा कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, है ना। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल प्ले किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ठीक है ना। तो ऐसे में ऑथर ने कहा देखो सबसे पहली बात
ऑथर ने CSIR की बात की, यानी कि 1942 में हमने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बनवाया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1942 में बनवाया। एंड उस समय हमारी इमीडिएट प्रायोरिटी थी CSIR की कि हम लैब्स बनाए। CSIR ने उस समय अपनी इमीडिएट प्रायोरिटी में रखा कि भाई लैब्स बनाते हैं, और ये लैब्स जो हैं वो अलग अलग सेक्टर्स का काम संभालेंगी, अलग अलग जगहों पे काम करेंगी। और लैब्स ऑब्वियसली, लैब एक तरीके से रिसर्च ग्राउंड होता है, लैब एक तरीके से ट्रेनिंग ग्राउंड भी होता है, एक तरीके से डेवलपमेंट ग्राउंड भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे के साथ मिल करके जो CSIR है, CSIR गवर्नमेंट ऑफ मतलब इंडिया की तरफ से था, और बॉम्बे गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, और इस समय सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के साथ मिल करके एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च लैब हमारे इंडिया में बनी, वो है TIFR, जिसको बोलते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और आज भी अगर आप देखो तो TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का कितना बड़ा रोल है, ना केवल फिजिक्स में, बल्कि अभी जब ज्योग्राफी जो आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स की बात थी तब भी TIFR ही आया था। मतलब बहुत सारा रोल प्ले करता है। तो सब्सटैंशियल रोल इन द लास्ट 50-60 ईयर्स हैव बीन प्लेड बाय TIFR ऑल्सो, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, चेयरमैनशिप ऑफ मेघनाथ साहा, एंड दिस वाज फॉर्म टू एड्रेस द इशू, है ना। और बहुत सारे इशू थे कैलेंडर सिस्टम के, है ना। जो हमारा कैलेंडर सिस्टम था वो प्रॉपर नहीं था, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बोला गया कि भैया कैलेंडर सिस्टम को सही करो। एंड इसके बाद कमेटी की रिपोर्ट के बाद CSIR ने पब्लिश किया 1955 में। एंड उसके बाद फिर नेशनल कैलेंडर, जो कि अभी नेशनल आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहते हैं हम उसको, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक नेशनल कैलेंडर बनाया गया, और दैट वाज फॉर्म्ड, एंड दैट वाज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजीज एफर्ट्स ओनली। तो ये जो नेशनल कैलेंडर हमारा प्रॉपर नहीं था, वो भी हमारा प्रॉपर हुआ बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद एक और एग्जांपल है, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो था डबल वोटिंग की समस्या। उस समय अपनी जो डेमोक्रेसी थी वो नई थी, और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो प्रॉब्लम डबल वोटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी उसको दूर किया जाए। और डबल वोटिंग की समस्या दूर करने के लिए फिर हमारे CSIR की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी थी, जिसने इंडेलिबल इंक बनाई। आज भी हम इंडेलिबल इंक का यूज़ करते हैं। अब आप सोच सकते हो, सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करके इंडेलिबल इंक बनाई, जो हम आज भी यूज़ करते हैं, और न केवल यूज़ करते हैं बल्कि दूसरी कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। एंड CSIR का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप मान सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस इंडेलिबल इंक। इसके बाद ऑथर ने लेदर स्टोरी बताई है। लेदर स्टोरी मतलब कि लेदर सेक्टर में मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत थी ग्रोथ की, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो CSIR नहीं आगे बढ़ा, और CSIR ने एक अपनी लैब बनाई। इसको लेट मी टेल यू द नेम ऑल्सो। CSIR की लैब है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये 1948 में बनाया गया, और इसने टेक्नोलॉजीज़ बनाई फिनिश्ड लेदर प्रोडक्ट्स के लिए, और इंडिजिनस जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स थे, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको दूर करने के लिए ये आपका सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया 1948 में, और इसने भी अपना रोल बखूबी निभाया है। और ना केवल लेदर इंडस्ट्री में लोगों का आज लगभग आप सोचो कि आई थिंक 45-50 मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, जहाँ एक समय केवल 25,000 से भी कम लोग एम्प्लॉयड थे, वहीं पे आज जो नंबर है वो 4.5 मिलियन, यानी कि 45 लाख लोग आज लेदर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं। जहां 25,000 से कम थे 1948-40s के टाइम पे, आज 45 लाख से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं इन दैट, ठीक है ना। इसके बाद ऑथर ने एग्जाम्पल लिया है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का। चाहे आप ग्रीन रेवोल्यूशन देख लो, ग्रीन रेवोल्यूशन में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा है। चाहे आप हार्वेस्टर्स देख लो, ये सारे जो मैकेनाइजेशन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा हमारे यहाँ उसमें फार्मास्यूटिकल्स में जो आपका जेनरिक मेडिसिन है उनके डेवलपमेंट को किया गया काफ़ी ज़्यादा। जेनरिक मेडिसिन जो है ना, जेनरिक मेडिसिन के डेवलपमेंट में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ही अपना रोल प्ले किया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कभी एक बार काम आई हो, वो चलती आ रही है। अभी इस आर्टिकल में हमने इसरो का तो डेवलपमेंट देखा ही नहीं, इसरो, DRDO इनका रोल देख ही नहीं रहे। हम केवल CSIR का ही रोल देख रहे हैं, और उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा बड़ा रोल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्ले करता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयाँ, वैक्सीनेशन, फॉर एग्जाम्पल anti-HIV ड्रग्स जो हैं वो उनका डेवलपमेंट, जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का डेवलपमेंट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, ना केवल इकोनॉमिकली, सोशली, बल्कि हेल्थ वाइज, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में ये
सारी चीज़ों में इनकी कहीं ना कहीं यूज़ रहती है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि इंडिजिनस डेवलपमेंट के लिए भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने काफ़ी रोल प्ले किया, जैसे कि ये स्वराज ट्रैक्टर, SWA स्वराज ट्रैक्टर, ये स्वराज ट्रैक्टर अभी रिसेंटली डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया है? CSIR की ही एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने कि पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड का फॉर्मेशन फिर 1970 में पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ दैट। तो ट्रैक्टर्स और ये सब मैंने आपको बताया ना कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम था उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया था इन्होंने। तो ये सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है, और ये बहुत बड़ा एक मतलब प्रोग्राम था CSIR का ही, एंड बहुत इम्पैक्ट इन्होंने छोड़ा है इन दैट। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम में भी के भी डेवलपमेंट में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है। आज भी आप देखो नई नई टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, आपकी मेडिसिन, न्यू मेडिसिन ट्रेडिशनल सिस्टम के मदद से हम डेवलप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण ही पॉसिबल हो पाया है, एंड स्पेशली CSIR का रोल। तो हम यहाँ पे CSIR का रोल देख रहे थे मेजरली, लेकिन हम ये भी देख रहे थे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरीके से सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस को दूर करने में काम करता है। अगला देखो, अंडरस्टैंडिंग द इथेनॉल ब्लेंडिंग। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इथेनॉल ब्लेंडिंग में अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हमने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर ली है। क्या होती है इथेनॉल ब्लेंडिंग? क्योंकि पेट्रोल आप यूज़ करते ना, तो अब जैसे मान लो 100% आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हो तो उसका 90% तो पेट्रोल होगा ओरिजिनल, 10% होगा आपका इथेनॉल, उसमें डला हुआ रहेगा इथेनॉल। इसका कारण क्या है, क्यों ये ब्लेंडिंग की जाती है? एक तो इथेनॉल जो है पूरा जल जाता है, उसमें कोई एमिशन नहीं होता, कोई कार्बन एमिशन नहीं होता, तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा रहता है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो जाता है। दूसरा, इससे आपका जो इंपोर्ट है ऑयल का वो थोड़ा सा डिक्रीज होगा, है ना, इंपोर्ट ऑयल का डिक्रीज होगा, क्योंकि इथेनॉल तो आप मोलासेस से भी प्रोड्यूस कर सकते हो, राइस से भी प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना, लेकिन आपको ऑयल तो खरीदना ही पड़ेगा। तो इसके दो बहुत मेजर इंपॉर्टेंस है, एक तो इन्वायरमेंट के कारण, इन्वायरमेंट के लिए, और दूसरा इसका जो है वो इंपोर्ट बिल आपका डिक्रीज होता है, इससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट घटेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दैट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग होती क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पेट्रोल में जब आप मिक्स कर देते हो तो ब्लेंडिंग तो वही होता है ना, ब्लेंडिंग यानी मिक्स करना। अब ये जो टारगेट था पहले 10%, 5% का टारगेट से स्टार्ट हुआ था, फिर 10% हुआ, अब 20% का करेंटली टारगेट चल रहा है, ठीक है ना। तो इथेनॉल याद रखिएगा एक एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट है जो कि प्रोड्यूस होता है जब आप शुगर बनाते हो फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन से शुगर बनाते समय उसका एक स्टेप होता है जिसमें मोलासेस बनता है, फिर मोलासेस से उसका फॉर्मेशन आपका इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। करेंटली 10% का जो पेट्रोल है वो इथेनॉल है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया 10% पेट्रोल में भी इथेनॉल मिलता है, E10 इसको बोलते हैं। ये कौन सा पेट्रोल कहलाता है? E10 पेट्रोल कहलाता है। अब हमको E20 पेट्रोल की तरफ जाना है। पहले टारगेट ये था कि 2030 तक हमको E20 पेट्रोल डेवलप करना है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको चेंज करते हुए, टारगेट को चेंज करते हुए अब इसको 2025 तक, नीति आयोग ने बोला कि अब हम 2025 तक ही इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे E20। अब आप देखो ऐसा नहीं कि E20 कर दिया जाएगा तो उससे कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की जरूरत पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, व्हीकल्स के इंजन को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको डिराइव करना है पावर अब ऐसे ही एक फ्यूल से जिसमें पेट्रोल 80% रहेगा और 20% उसमें इथेनॉल रहेगा। दूसरा जो स्टोरेज रहेगा, मतलब स्टोरेज जो टैंक रहेगा आपका गाड़ियों का, उसको थोड़ा सा उसके मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा ताकि वो इथेनॉल वाले पेट्रोल को होल्ड कर सके, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। इथेनॉल के दो जनरेशन हैं यहाँ पे। एक तो आपका फर्स्ट जनरेशन जिसमें मोलासेस से बनता है, जिसमें शुगर आप निकालते हो शुगर केन से, उसमें बनता है, और दूसरा आपका जो जनरेशन है वो आपका सेकेंड जनरेशन इज बिकॉज ऑफ व्हीट, स्ट्रॉ, कॉर्न स्टोवर, बैगेसेस, बैम्बू, वुडी बायोमास, यहाँ से जब आप निकालते हैं तो इनको सेकेंड जनरेशन इथेनॉल बोलते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। अभी रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 2G इथेनॉल प्लांट बनाया भी था, है ना, इट वॉज इनॉग्रेटेड लास्ट वीक ओनली, एंड ये बहुत ही बड़ा एक अच्छी चीज़ है जो कि कर रहे हैं हम। इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारी ये सारी चीज़ें घटेंगी। मैंने आपको ऑप्टिमाइजेशन बता दी कि गाड़ियों में क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन करने पड़ेंगे, इनकी ड्यूरेबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी कि गाड़ियाँ कितनी ड्यूरेबल हैं, कितना नहीं है। हाँ, हालांकि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो ज़रूर कम होगा, जो कि हमारा अभी बहुत ज़्यादा 85% के आसपास है, वो डिक्रीज हो जाएगा हमारा। तो दैट विल बी अ गुड अचीवमेंट फॉर अस आफ्टर वी डू दिस इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड ऑल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे
डिफेंस इक्विपमेंट गिवन टू आर्मी, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडिजिनसली डेवलप्ड इक्विपमेंट्स कुछ आर्मी को दिए, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है FINSAS यानी कि फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, है ना, याद रखिएगा। इट्स अ न्यू जनरेशन एंटी पर्सनल माइन। एक दूसरी चीज़ हमने दी, दूसरा है ये फ्यूचर इंसास डिफरेंट है, FINSAS इज डिफरेंट, एंड दूसरा निपुण दिया। निपुण क्या है? न्यू जनरेशन एंटी पर्सनल माइन, न्यू जनरेशन एंटी पर्सनल माइन, याद रखेगा, इसको याद रखेगा। बोलते ना माइन बिछी हुई है यहाँ वहाँ, तो न्यू जनरेशन एंटी पर्सनल माइन जिसको निपुण बोलते हैं। FINSAS यानी कि फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, एंड तीसरा है रग्ड एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, सॉरी, रगड एंड ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम विद इनहैंस्ड कैपेबिलिटीज। इसके अलावा अपग्रेडेड साइट सिस्टम फॉर टैंक्स, है ना, जो टैंक्स में है उसको देखने का सिस्टम, उसको अपग्रेड किया गया। एडवांस्ड थर्मल इमेजर्स एंड स्टेट ऑफ आर्ट हाई मोबिलिटी इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड व्हीकल्स एंड असॉल्ट बोट्स, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ नए थे, सिस्टम थे। आई थिंक इसमें FINSAS और आपका निपुण ही ऐसा जिसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निपुण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंटी पर्सनल माइन जो है उसमें क्वेश्चन आ सकता है, बाकियों में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन निपुण में जरूर आ सकता है। तो इसको बस आप याद रखेगा, ये मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। FINSAS के अंतर्गत क्या है, मैं एक बार और समझा देता हूँ। FINSAS बस समझा दूँ, इट इज़ द इन्फेंट्री सोल्जर इज बीइंग इक्विप्ड विद 3 प्राइमरी सब सिस्टम्स, ठीक है ना। FINSAS के अंतर्गत क्या होगा, जो इन्फेंट्री सोल्जर है आपका, इन्फेंट्री का जो सोल्जर है, ये अलग अलग यूनिट्स होती हैं आर्मी की, जैसे इन्फेंट्री अलग हो गई, दूसरी अलग हो गई, है ना, कुछ इंजीनियरिंग हो गई, इन्फेंट्री अलग हो जाती है ना। तो इन्फेंट्री का सोल्जर जो है उसको 3 प्राइमरी इज बीइंग इक्विप्ड विद 3 प्राइमरी सब सिस्टम्स, है ना, प्राइमरी वेपन सिस्टम। इसके अलावा सोल्जर विल आल्सो बी निटेड विद मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड विच हैज आल्सो बीन प्रोक्योर्ड इंडिजिनसली, एंड इसके अलावा मल्टीपर्पज नाइफ। ये 3 सब सिस्टम्स है, एक तो आपको वेपनरी दे दिया जाएगा, फिर हैंड हेल्ड ग्रेनेड, एंड देन आपका मल्टीपर्पज नाइफ थी। FINSAS विल बी इन दैट केस। निपुण मैंने आपको बताया इट्स एंटी पर्सनल माइन, ठीक है ना। अभी तक हम NMM14 माइंस का यूज करते थे, जो कि आर्मी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ARDE जो कि पुणे में लोकेटेड है वो बनाता था। अब जो नई हम माइन सिस्टम यूज करेंगे उसको निपुण यूज करेंगे, दैट विल बी यूज्ड, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। प्रैक्टिस ऑफ तलाक़े हसन नॉट सो इम्प्रॉपर। अब यहाँ पे तलाक़े हसन के रिगार्डिंग जो प्रैक्टिस है तलाक़े हसन की, वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें प्राइमा फेसी का है, प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टया हिंदी में बोलते हैं, यानी पहली बार देखने पे ऐसा लग रहा है कि बहुत इम्प्रॉपर नहीं है। क्यों ऐसा कहा है? देखो, तलाक़े हसन होता क्या है? तलाक़े हसन इज अ फॉर्म ऑफ डाइवोर्स इन विच मुस्लिम मैन कैन डाइवोर्स हिज वाइफ बाय प्रोनाउंसिंग तलाक वंस एवरी मंथ ओवर अ 3 मंथ पीरियड। 3 महीनों के पीरियड में एक बार हर महीने उसको तलाक बोलना पड़ेगा अपनी वाइफ से, और वो तलाक फिर वैलिड हो जाता है। तलाक़े हसन बोलते हैं। ट्रिपल तलाक डिफरेंट था। ट्रिपल तलाक मतलब कि एक ही समय बैठा है और 3 बार तलाक बोले और वो तलाक हुआ। लेकिन तलाक़े हसन में इट्स अ फॉर्म ऑफ डाइवोर्स इन विच मुस्लिम मैन कैन डाइवोर्स हिज वाइफ बाय प्रोनाउंसिंग तलाक वंस एवरी मंथ ओवर अ 3 मंथ पीरियड। अब बेंच ने ये कहा कि देखो क्यों इम्प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वुमेन को भी कुछ मतलब दिया है। विमेन के पास खुला एक प्रोसेस होती है, खुला प्रोसेस बोलते हैं। खुला मतलब कि वो मेहर की अमाउंट को रिटर्न कर सकती हैं, या मतलब इस तरीके से दे कैन ऑल्सो गेट तलाक, है ना, दे कैन ऑल्सो गेट तलाक। खुला की प्रोसेस बोलते हैं, बाय रिटर्निंग द डाउरी और समथिंग एल्स दैट शी हैज रिसीव्ड फ्रॉम हर हस्बैंड और विदाउट रिटर्निंग एनीथिंग एज एग्रीड बाय द स्पाउसेस और कादी। अगर कुछ नहीं रिटर्न करना तो भी, अगर कादी जो है कोर्ट है जो है वो डिक्री दे दे और हस्बैंड जो है वो अगर मान जाए तो उसमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत भी नहीं है और तलाक हो जाता है। तो खुला की प्रोसेस चूंकि ऑलरेडी वुमेन के पास अवेलेबल है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तलाक़े हसन है वो इतना ज़्यादा इम्प्रॉपर नहीं है। लेकिन जो पिटिशनर उनका ये कहना है कि तलाक़े हसन आर्टिकल 14, 15, 20 और 25 इसके अगेंस्ट है, राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, क्योंकि ये प्रैक्टिस जो है ये वुमेन नहीं कर सकती अगेंस्ट देयर हस्बैंड। दिस इज़ नॉट, वुमेन कैन नॉट डू दिस अगेंस्ट हस्बैंड। तो उन्होंने ये कहा, और लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि भाई नहीं कर सकते तो क्या दिक्कत है, ऑलरेडी आपको ये भी तो पता है ना कि जो मतलब कि जो आपके खुला की प्रोसेस है ना, तो खुला की प्रोसेस वो नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो दोनों को कहीं ना कहीं बराबरी दे दी गई है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट।
आगे देखते हैं, नीड चाइल्ड मोर्टेलिटी हैज़ डिप्ड टू 35 पर 1000 बर्थ। तो यहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, और 2014 में 45 पर 1000 बर्थ थी लाइव बर्थ थी, अब ये 2019 में 35 पर 1000 लाइव बर्थ हो चुकी है। इसके अलावा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप, दो चीज़ लॉन्च की गई। पालन 1000 इज नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप भी लॉन्च किया गया है। पालन 1000 फोकसेस ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 2 years ऑफ देयर लाइफ। तो उन्होंने कहा कि भैया जो लाइफ के पहले 1000 दिन रहते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले 2 साल लगभग 700-800 दिन जो रहेंगे, वो पालन 1000 फोकस करेगा ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। कॉग्निटिव डेवलप, जो उसका मेंटल डेवलपमेंट है, उस पर डेवलप करेगा, ठीक है ना। ऐसे इसके लिए वो केयर गिवर्स जो होते हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको ट्रेनिंग, उनको बताना अलग अलग तरीका कि किस तरीके से उनको पेरेंटिंग करनी चाहिए, किस तरीके से उनको रखना चाहिए ख्याल, क्या खिलाना चाहिए, क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए, कैसे माहौल में रखना चाहिए, सारी सुविधाएं वो प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे, मतलब प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। नीड मोर चेंजेस टू गाइडलाइंस। अब यहाँ पे अभी सीनियर जो नर्सिंग स्टाफ है एंड हेल्थ मिनिस्ट्री का, वो अभी रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री की ड्राफ्ट गाइडलाइन से काफ़ी खुश है, क्योंकि ड्राफ्ट गाइडलाइंस में गवर्नमेंट ने कहा है कि जो वर्क कंडीशन है, जो वर्क टाइमिंग है, जो उनका चाइल्ड केयर सपोर्ट है, ये नर्सेस के लिए और हेल्थ का जो स्टाफ है, उनके लिए हम चेंजेस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो नर्सिंग स्टाफ है काफ़ी खुश इससे। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि और ज़्यादा जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं एटलीस्ट वो आप प्रोवाइड करो, आप हेल्थ हाइजीन का ध्यान रखो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोवाइड करो हमको प्रॉपर, हमको भी, हमारी फैमिली को भी सुविधाएं प्रोवाइड करो, स्टैंडर्डाइज्ड पे आप हमको दो, रेगुलेटेड वर्क आवर्स रहें, एडुकेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दो, एंड रोटेशन ट्रांसफ़र, ये सब हमको प्रॉपर करते रहो, तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू वर्क इन दैट कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इंडिया बायज पेट कोक फ्रॉम वेनेजुएला। अब पेट कोक यानी कि पेट्रोलियम कोक बोलते हैं, इसको कोक या फिर पेट कोक भी आप बोल सकते हैं। इट इज़ अ कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम फाइनल क्रैकिंग प्रोसेस। तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन की एक प्रोसेस होती है जिसको क्रैकिंग बोलते हैं, तो क्रैकिंग प्रोसेस में ये आपका पेट कोक बनता है, ये पेट्रोलियम कोक बनता है। इट्स अ कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल, ठीक है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ये याद रखिएगा इसमें कि इट्स अ क्रैकिंग प्रोसेस क्या होती है। क्रैकिंग प्रोसेस एक वो थर्मो बेस्ड प्रोसेस होती है जो कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन ऑफ पेट्रोलियम को शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन में तोड़ती है। लॉन्ग चेन ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट चेन पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन में तोड़ती है। तो ये आप याद रखिएगा। और दो अलग अलग ग्रेड होते हैं पेट्रोलियम कोक के, एक तो कैल्सिनेबल होता है और ग्रीन पेट कोक बोलते हैं इसको, और दूसरा फ्यूल ग्रेड पेट कोक बोलते हैं। एक होता है कैल्सिनेबल या फिर ग्रीन पेट कोक और दूसरा होता है फ्यूल ग्रेड पेट कोक, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब पेट कोक जो होता है उसका कोल के ऊपर क्या एडवांटेज है, तो पेट कोक इज़ अ डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ कोल एज अ फ्यूल, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है ना। तो अगर 1 किलो आप पेट कोक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 7800 किलो कैलोरी आपको कैलोरीफिक वैल्यू है, और वहीं पे अगर आप 1 किलो कोल यूज़ करेंगे तो 3500 to 4500 kg ही आपको किलो कैलोरी ही आपको मिलेगा पर केजी। और पेट कोक हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए रेनी सीजन में ज़्यादा अच्छा रहता है, इसका ऐश कंटेंट भी कम रहता है, तो इसके एडवांटेजेस हैं पेट कोक के ये तीनों। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। फीफा ने बैन कर दिया AIFF को फॉर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस क्या है, तो जो कोर्ट ऑफ यहाँ पे क्या है, कोर्ट ने अपॉइंट किए हैं COA, है ना, याद रखिएगा, कोर्ट ने अपॉइंट किए हैं किसको, COA को अपॉइंट किए हैं। COA आपके क्या होते हैं, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को क्या है, फीफा ने कहा कि कोर्ट ने कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो अपॉइंट किए हैं हैविंग अ से इन द रनिंग ऑफ इंडियन फुटबॉल, इसको उन्होंने थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस माना है कि कोर्ट ने क्यों कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट, इसीलिए जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, ठीक है ना। द वर्ड बॉडी सेज इट इज़ नॉट अ प्रूडेंट आइडिया टू हैव इक्वल नंबर ऑफ एमिनेंट प्लेयर्स अलॉन्ग साइड द स्टेट एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव इन इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि भैया कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, एंड इसलिए दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। एंड एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होनी चाहिए जिसमें 25% फॉर्मल प्लेयर्स हैं कोऑप्टेड मेंबर्स के रूप में, वो वैसी कमेटी होनी चाहिए, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।